नमस्कार आप सभी को। रोहित सिंह, ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज का मुद्दा उठाने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक शोकंद नमस्कार। पीके जागलान हेलो। शिव कश्यप नमस्ते। राहुल नरवाल, स्टाफ नर्स का भी बताना मैम, बिल्कुल बताऊंगी। अरविंद चौधरी करसा, हरियाणा सरकार 2949 ग्रुप डी कर्मचारियों का विभाग पद। अच्छा। रोहित बुरा हेलो। लोकेंद्र लोकी एलडीसी। अरविंद चौधरी पढ़ लिया है मैंने आपका। सुनील दांगी। जयबीर मलिक, ये कौशल विकास क्या है? ये कौशल विकास सरकारी ठेका प्रथा है। अंकुर रोहिला राम राम। एचएसएससी पीजीटी नमस्कार। केसी जांगड़ा नमस्ते। हितेश राव यादव, हरियाणा पुलिस का न्यूज मैं सब देती हूँ। यतेंद्र सिंह नमस्कार। रोहित बुरा। काला कुमार। शिव कश्यप, क्लर्क के बारे में खुशखबरी दे दो मैम। काश मैं सबको खुशखबरी दे सकती। क्लर्क की बात करेंगे। अखिल गोथरा को, केसी जांगड़ा, कांस्टेबल रिजल्ट की भी अपडेट देती हूँ मैं। सूरज बामनिया, सुनील दांगी, मोहम्मद शेरजंग ठेक, कुलदीप धारनिया, संजय जसबीर सिंह। ग्रुप डी क्लर्क वेटिंग पर, कोई डिस्कस हुआ? यस। प्रदीप राठी, आकाश दूहन, पंकज रोहिला, अंकित मीना। ऑनलाइन कब आएगा? ध्रुव राउटेला, राजेश पुनिया, रीना चाहर, मनदीप ठुराना, परवीन गढ़वाल, अरविंद चौधरी, करसा रईस अहमद, प्रदीप कुमार यादव, लवली विक्रम शर्मा, दलबीर सिंह घोथर, हितेश यादव, विकास चौरान, प्रदीप खटकड़, संजीत जावला, प्रवीण डोंकल। जुड़ जाइए आप लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नासिर हुसैन, अमरदीप मलिक, फादरलेस और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, अनिल दलाल, अंकित मीना, जोगेंद्र देसवाल, कुलदीप शर्मा, रईस अहमद। ज्यादातर कांस्टेबल रिजल्ट वाले अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं यहाँ पे। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, आशीष फोगाट, राकेश सिहाग, स्टाफ नर्स रिजल्ट, परमवीर सिंह, तंवर सुनील, वीरेंद्र शौरान, जेबीटी पीआरटी, शशि जांगड़ा, कुणाल खुराना, क्लर्क वेटिंग, नवीन दहिया, राजकुमार कंबोज, राजा राज, सुभाष गई जी, प्रदीप कुमार यादव, संदीप बंसल, इंदर बिश्नोई। काफी लोग जुड़ गए, हम स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी चेयरमैन साहब से, एचएसएससी मेंबर्स, लीगल एडवाइजर और सेक्रेटरी मैडम भी मौजूद थी वहां पे, तो तब सिर्फ एक ही मकसद से मैं वहां पे गई थी कि मुझे कांस्टेबल रिजल्ट की बात करनी है कि जिस प्रकार उन्होंने परसेंटाइल लगाया वो गलत है। तो वो फोकस एक ही जगह था। हाँ, हमने 5-6 मुद्दों पर और बात करी थी उस दिन। क्लर्क का जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर बात की थी, कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन, जनरल और बातें हुई थी। उस समय मैं सर को बोल के आई थी कि बहुत सारे बुनियादी सुधारों की जरूरत है और वो सुधार एचएसएससी कमीशन को लेने चाहिए, क्योंकि आप सुधारों के प्रति पॉजिटिव हैं तो क्यों ना आप वो प्रक्रिया स्टार्ट करें। तो उस पर सर ने सहमति जताई थी, जिस पर अब सर ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि तुम कब आ रही हो ये सब सुधार वगैरह देने के लिए। तो वो चीजें मतलब एक टाइम मैनेजमेंट लगा लो, कुछ लगा लो कि हो नहीं पा रहा था, तो कल ये हो पाया और मैं गई वहां पर। चेयरमैन साहब मौजूद थे, 2 एचएसएससी मेंबर्स मौजूद थे और सेक्रेटरी मैडम भी आ गई थी, थोड़ी लेट आई थी उसमें मीटिंग में। तो बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था और बहुत सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है डिटेल में। आप ये देखिए, मैं ये देकर आई हूं उन्हें, मैंने कुछ एप्लीकेशन अलग से नहीं लिखी, कुछ नहीं लिखा। पॉइंट वाइज फॉर्म में जिन जिन सुधारों की जरूरत है वो सुधार मैं सीधे लिख कर देकर आई हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, किन किन सुधारों की हमें आवश्यकता है। यहाँ पर हरियाणा के अभ्यर्थी किन किन चीजों से तंग हो रहे हैं और क्या क्या उनके मन में सवाल है। ये पेपर था पूरा, इसका फोटोस्टेट है मेरे पास, मेरा हैंड रिटन, मैं उनको देकर आई हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक चीजें हैं पहले मैं वो बात करूंगी और भर्तियों पे मैं बाद में जाऊंगी, क्योंकि भर्तियां क्या है, जैसे कांस्टेबल है या स्टाफ नर्स है या कोई भी अन्य क्लर्क है, वो अब के लिए है। मैं चाह रही हूँ लॉन्ग ड्यूरेशन में सुधार होने चाहिए। तो भर्तियों का ये जो लास्ट पेज है, लास्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि जो बुनियादी सुधार होने चाहिए एचएसएससी की भर्तियों में सबके लिए, उसमें क्या रहेगा, सीईटी का क्या रहेगा, वो सब कुछ 1 by 1 आई एम गोइंग टू टेक इट अप और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
मैं बीच में कई बार पढ़ नहीं पाती हूँ आपके ये जो कमेंट्स है ना, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोड्यूस नेगेटिव मार्किंग। ये मेरा पहला उनको सजेशन था कि आप HSSC के ग्रुप सी और डी एग्जाम्स के लिए नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट कर दें। नेगेटिव मार्किंग बहुत जरूरी है, उसमें तुक्के का स्कोप खत्म हो जाता है, और जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा बच्चा होगा, जिसने तैयारी की होगी, उसको यहाँ पर फायदा होगा, जिसके लिए वो पॉजिटिव है। पहला। दूसरा, कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया जाए। हर साल कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन रिलीज हो, जिसमें पता हो कि इस साल ये एग्जाम्स आएंगे, जिसके लिए वो पॉजिटिव हैं। तीसरा, डिटेल्ड और रेलेवेंट सिलेबस होना चाहिए। आप जो भी सिलेबस दें वो डिटेल्ड होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से बताया गया हो कि उसमें क्या क्या पूछा जाए, और रेलेवेंट सिलेबस होना चाहिए। रेलेवेंट मैंने क्यों वर्ड यूज करा कि यदि आप 12वीं तक का एग्जाम दे रहे हैं तो 12वीं तक का ही सिलेबस पूछें, ये नहीं कि उसमें PhD का पूछने लग जाए। यदि आप किसी क्या कहते हैं उसे, कोई टेक्निकल एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें टेक्निकल के सवाल पूछे जाएं, ये नहीं कि उसमें कुछ और ही पूछ रहे हैं। यदि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग के सवाल पूछे, फार्मेसी से रिलेटेड ले रहे हैं तो फार्मेसी के पूछे। दिस इज रेलेवेंट सिलेबस, कि हमें रेलेवेंट सिलेबस भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप फार्मेसी में आप गाय भैंसों के बारे में पूछ रहे हैं, दवाइयों के बारे में ही पूछें, ऐसा। फोर्थ, 25% हरियाणा जीके इन क्वेश्चन पेपर्स। कम से कम 25% हरियाणा की जनरल नॉलेज आनी चाहिए क्वेश्चन पेपर में। ये मेरी चौथी डिमांड थी उनसे, जिसके संदर्भ में चेयरमैन साहब ने कहा कि 25% का आंकड़ा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, हरियाणा जीके काफी हद तक आएगी अब। और CET के एग्जाम में हरियाणा जीके फर्स्ट पेपर में आएगी, सेकेंड पेपर में कुछ कह नहीं सकते। जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा CET का, उसके फर्स्ट पेपर में हरियाणा जीके पूछी जाएगी। वो 20% भी हो सकती है, 25% भी हो सकती है, वो पूछी जाएगी। लेकिन सेकंड पेपर में जो भी सब्जेक्ट, जो भी पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जैसे यदि जेई का एग्जाम है तो जेई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50%। यदि कोई और टेक्निकल पोस्ट है तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे 50%। बाकी 50% जीके रहेंगे, उसमें हरियाणा जीके भी हो सकती है। उसके लिए उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन CET में हरियाणा जीके आएगी। इसके बाद अमरजीत सिंह कह रहे हैं सबसे गलत सवाल नेगेटिव मार्किंग। मैं यहाँ पे आपको रॉन्ग प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं बाद में करूंगी, पहले मैं ये पूरी लिस्ट पढ़ूंगी। पांचवा, फंक्शनल RTI। फंक्शनल RTI मेरा मतलब ये है कि RTI के जवाब नहीं दिए जाते हैं HSSC के द्वारा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप फंक्शनल RTI सिस्टम स्टार्ट करें, कि जहां आप बच्चों के सवालों के जवाब टाइमली मैनर में दें, ना कि उन्हें टरकाना नहीं। नॉन फंक्शनल RTI हमें नहीं चाहिए, फंक्शनल RTI चाहिए। कृपया करके सिस्टम स्टार्ट करें। जिस पर उनका जवाब था पॉजिटिव, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं कि बच्चों को सवाल पूछने की ही नौबत नहीं आएगी, तो हम पहले ही जवाब दे दिया करेंगे। उन्होंने इस पर मुझे ये भी कहा कि अभी भी मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनको डायरेक्टली जवाब देता हूँ। मुझसे यदि फोन पर संपर्क करते हैं तो मैं फोन पर उनके जवाब दे देता हूँ। तो RTI धीरे धीरे यहाँ पर देखना खत्म ही हो जाएंगी। हम सीधे सीधे उन्हें जवाब दिया करेंगे बहुत अच्छे से, और उनको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी की सारी जो जानकारी है वो वेबसाइट पर डालने लगेंगे। इसके बाद एफिशिएंट एग्जामिनर सिलेक्शन। एफिशिएंट एग्जामिनर सिलेक्शन हो, ऐसे एग्जामिनर का चयन हो जो गलत सवाल ना पूछे, आंसर की में गलत जवाब ना दे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों को कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है, और कोर्ट में वो लोग दुखी होते रहते हैं। जैसे कि अब क्लर्क वाला है, या ग्रुप D वाले केसेस बहुत सारे चल रहे हैं, जेई वाले केसेस, जहां रॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर इतनी हरासमेंट हो जाती है बच्चे की कि उसको जाके कोर्ट का रुख करना पड़ता है। वहां साल 2-2, 3-3, 4-4 साल तक केसेस पेंडिंग रहते हैं, लेकिन ये जवाब ठीक नहीं होते। तो और ना ऐसे एग्जामिनर का कुछ बिगड़ता है। तो एफिशिएंट एग्जामिनर सिलेक्शन हमें चाहिए। ऐसे एग्जामिनर का सिलेक्शन चाहिए जो एरर फ्री क्वेश्चन पेपर बना सके। ये मेरी एक और डिमांड थी, जिस पर उन्होंने ये कहा कि हम जिस भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो एजेंसी आगे सिलेक्ट करती है एग्जामिनर को, इसमें HSSC का कोई रोल नहीं है।
ये उनका जवाब था। देन आई काउंटर क्वेश्चन, आई सेड कि यूपीएससी भी तो ऐसे एग्जामिनर का सिलेक्शन करती है जहां वो एरर फ्री क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो ऐसा ही हरियाणा क्यों नहीं कर सकता? हमारे पड़ोसी राज्य भी ऐसा करते हैं, तो हरियाणा ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? जिस पर उन्होंने रजामंदी जताई और इस पर विचार विमर्श करने की उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और ऐसे पेपर हम आगे बनाएंगे जिसमें एरर्स ना हो, जीरो एरर हो। एसआई के रिजल्ट के बारे में भी उन्होंने बोला था कुछ 5 क्वेश्चंस विड्रॉ करें, वो लास्ट में हम आएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट मेरी डिमांड थी कि रिवाइज्ड की आनी चाहिए रिजल्ट से पहले, रिवाइज्ड की मस्ट बी पब्लिश्ड बिफोर द रिजल्ट, जिसके ऊपर उन्होंने असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि रिवाइज्ड की रिजल्ट से पहले नहीं दे सकते हैं, कारण उसका ये है कि लिटिगेशंस फाइल हो जाती हैं बहुत सारी, और लिटिगेशन फाइल होने के बाद जो रिजल्ट है उसके ऊपर स्टे लग जाता है, तो हम ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हैं। तो फिर मैंने पूछा आप रिवाइज्ड की कब देंगे, तो उन्होंने कहा रिवाइज्ड की मिलेगी रिजल्ट के साथ, रिजल्ट के बाद जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद मिलेगी। तो ये इनफ्रक्चुअस मैटर की साइड जा रहा है, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो ये भी है जो मैंने उनसे करवाई है कि भाई अब आप क्या करेंगे कि जो रिवाइज्ड की होगी उसमें कोई गलती नहीं होगी। यदि एफिशिएंट एग्जामिनर सिलेक्शन हुआ और पहले की करेक्ट आ गई तो रिवाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जो रिवाइज भी आ रही है उसमें भी करेक्ट होना चाहिए। तो यदि आप इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं तो हम भी इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं। एनीवेज, इसके बाद आते हैं ब्लैकलिस्ट एग्जामिनर इफ इनएफिशिएंट। यदि एग्जामिनर इनएफिशिएंट मिलता है, यदि वो गलत क्वेश्चन पेपर बनाता है या गलत आंसर की देता है या रिवाइज आंसर की भी गलत देता है, तो उसे आप ब्लैकलिस्ट करेंगे, उससे दोबारा पेपर नहीं बनवाया जाएगा किसी भी हालत में। अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशंस, आप जो ये क्वेश्चन पेपर गलत बनते हैं या आंसर कीज गलत आती है, इससे अननेसेसरी लिटिगेशंस होती हैं, कोर्ट में बच्चे जाके खड़े होते हैं, स्टेट एक्सचेकर का आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों का पैसा खर्च हो रहा है, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बहुत अननेसेसरी एक्सरसाइज है जो होनी ही नहीं चाहिए। तो ये इसके बाद ग्रीवेंस सेल और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। आपको एक ग्रीवेंस सेल बनाइए आप जहाँ पे बच्चे आके अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता सके, अभ्यर्थी आके आपकी अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, 1-to-1 इंटरेक्शन हो सके। यदि ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा करें। ये पहले किया गया था पिछले चेयरमैन के द्वारा, लेकिन वो नॉन फंक्शनल रहा, तो उसमें उन्होंने कहा कि ग्रीवेंस सेल में हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स रिसीव होती हैं जिसका मतलब कोई समाधान ही नहीं हो सकता। बच्चे यहाँ पे 80% कुछ अनाप शनाप लिख के भेज देते हैं, जो 20% बेचारे बिल्कुल सच्चे होते हैं, तो उनके भी जवाब 80% के चक्कर में नहीं दिए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप क्रिस्प रहें अपने प्रॉब्लम्स पूछने में और ठीक रहें। और यहाँ पे इसके लिए कैंडिडेट डिपार्टमेंट रिड्रेसल फोरम की मैंने बात की है कि आप महीने में एक दिन सिलेक्ट करें जिसमें आप कैंडिडेट से डायरेक्टली रूबरू हो सके, चेयरमैन साहब कैंडिडेट से डायरेक्टली रूबरू हो सके, बच्चे अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली चेयरमैन साहब से पूछ सके, जिस पर उन्होंने रजामंदी जताई है, सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा रिड्रेसल फोरम मैं स्टार्ट करूंगा, और महीने में क्यों 15 दिन में हम ऐसा कर सकते हैं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम ले सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। तो इसमें उन्होंने पहल दिखाई है जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। डिटेल्ड रिजल्ट की बात हुई, डिटेल्ड रिजल्ट के ऊपर उनकी रजामंदी है कि डिटेल्ड रिजल्ट पूरा विद बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स की किस हेड के नीचे कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो सब वो देंगे हर एक भर्ती के साथ। नेक्स्ट मेरा था कि आप कट ऑफ जो रिलीज करते हैं फाइनल रिजल्ट की, डीवी की भी रिलीज करें, जिस पर उन्होंने असहमति जताई है कि डीवी के टाइम पे वो कट ऑफ रिलीज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ये भी उनके साथ सवाल था कि डीवी के टाइम पे कट ऑफ रिलीज नहीं करते तो बच्चों को पता नहीं होता, बहुत सारी अननेसेसरी लिटिगेशंस हो जाती कि मेरे तो इतने नंबर थे, मेरा तो डीवी आना चाहिए था, मेरा नहीं हुआ, ये सब कुछ। तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ पे ये थोड़े माफिया एक्टिव हैं और यदि डीवी की कट ऑफ पता चल जाए तो उन्हें ये पता चल जाएगा किसका सिलेक्शन होने वाला और वो वैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे और वैसे ही उन बच्चों को चूज करके और उन बच्चों को करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं उनसे थोड़ी बहुत सहमत हूँ। चेकिंग, रीचेकिंग, प्रूफ रीडिंग बिफोर पब्लिशिंग एनी एडवर्टीजमेंट। आप जो भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी खामी मिलने के कारण क्या होता है, भर्ती बीच में लटक जाती है, रूल बीच में बदलने के कारण भर्तियां लटक जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो इस चीज के बारे में मैंने कहा कि आप चेक करेंगे, रीचेक करेंगे, री चेक करेंगे कोई भी एडवर्टीजमेंट डालने से पहले। और ये भी मैंने इनको कहा है, नेक्स्ट मैं पॉइंट पढ़ने जा रही हूँ, रिक्रूटमेंट सोनली ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट नॉट टू इंक्लूड
or change any new rule or condition etc. in the midway retrospectively if anything extremely important then inform through proper channel corrigendum announcement। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो आपको एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर ही वो करनी है। आप बीच में कोई भी नया रूल या कोई भी चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली उसको लागू नहीं कर सकते हैं। आप यदि वो करते हैं तो भर्ती लटकती है, बच्चे कोर्ट में जाते हैं, उस भर्ती का कुछ नहीं होता, आखिरी में वो रद्द होती है। जैसे कि पीजीटी संस्कृत हुआ, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश वाले बीच में तंग हुए, जैसे कि रेडियोग्राफर में चल रहा है, जैसे कि एमएलटी में चल रहा है। तो ये सब चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एएलएम में भी ऐसा ही है कि आप एडवर्टीजमेंट में कुछ लिख रहे हैं लेकिन बाहर कुछ और हो रहा है, तो ये सब गलत है। जिसका उन्होंने मुझे एक बताया है कि वो कैसे प्रोसेस उनका काम करता है, और यही मैं प्रोसेस अब बच्चों को बताने वाली हूँ। आप सब सुनिए ध्यान से। क्या होता है कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट एक निकाल दी। एडवर्टीजमेंट में ये डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि आपको किन, जैसे मैं रेडियोग्राफर की बात करूंगी कि रेडियोग्राफर में इन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। रेडियोग्राफर ने कहा कि 2 साल का डिप्लोमा कहीं से भी कर लो, तो ये एडवर्टीजमेंट में वो लिख देते हैं 2 साल का डिप्लोमा कहीं से भी कर लो। देन डीवी के टाइम पे ये उनके नुमाइंदे को बुलाते हैं, डिपार्टमेंट के नुमाइंदे को, कि आप अब इसको कंडीशंस को एक्सप्लेन करें कि आपको क्या चाहिए। तो वो नुमाइंदा यहाँ पे आके बोलता है कि मुझे 2 साल का नहीं 3 साल का डिप्लोमा चाहिए या डिग्री चाहिए और मुझे रोहतक से चाहिए। तो ये चीज पहले उसने एडवर्टीजमेंट के टाइम पे नहीं बोली होती, लेकिन डीवी के टाइम पे बोल देता है। तो डीवी के टाइम पे उन्हीं बच्चों को अलग, जो अब नई कंडीशन वो बोलता है वैसे बच्चों को ये ले लेते हैं। ऐसे ही एएलएम में हुआ। एएलएम में कुछ कंडीशन थी एडवर्टीजमेंट के टाइम पे, लेकिन जब उन्होंने डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा कि आपको कौन से बच्चे चाहिए, तो डिपार्टमेंट अलग से क्लैरिफिकेशन देता, तो उस बेसिस पे ये डीवी करवाते हैं। डीवी के टाइम पे फिर वो वही बच्चे उठा लेते हैं। तो अन्य बच्चों ने एग्जाम क्यों दिया? अन्य बच्चे पागल हैं, फिर वो एग्जाम ही ना देते। लेकिन यहाँ इनफैक्ट मैंने कहा भी कि क्या ये गलत नहीं है कि आप ऐसा करते हैं, तो वो मान रहे हैं कि ये गलत है, कि हम ऐसा करते हैं, कि ये गलत है। ये चीज उन्होंने एक्सप्लिसिटली मानी है। तो इस चीज पर मैंने उनसे यही मेरी बात हुई थी कि आप अब आगे से जो एडवर्टीजमेंट बनाएंगे उसके ऊपर आप ध्यानपूर्वक पहले ढंग से डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन ले लेंगे कि उन्हें कौन से बच्चे चाहिए, किस डिग्री, किस डिप्लोमा, कितने साल, कौन से साल, कहाँ से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्लैरिफिकेशन पहले होना चाहिए, डीवी के टाइम पर नहीं। डीवी के टाइम पे केवल और केवल फिर अभ्यर्थियों का शोषण होता है। यहाँ रेडियोग्राफर में भी मुझे बताया गया कि 3 साल का डिप्लोमा वालों को हमने ले लिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा लिखा होता है, इसलिए वो बच्चे गए हैं। लेकिन 2 साल के डिप्लोमा वालों को भी वो लेंगे। उन्होंने कल मुझे ये चीज बोली है। और जिन्होंने केस किया है उसमें 3-4 ही बच्चे हैं जो 2 साल के डिप्लोमा वाले हैं, बाकी आईटीआई वाले हैं। तो आईटीआई वाले तो इसमें नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है रेडियोग्राफर का। लेकिन 2 साल का डिप्लोमा जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है उनको एचएसएससी लेगी, ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट था कि आप बच्चों का कैंडिडेचर रिजेक्ट करने की बजाय, मान लीजिए किसी बच्चे ने एससी में फॉर्म भरा है या ओबीसी में भरा है या ईडब्ल्यूएस का सेंटर का लगा दिया सर्टिफिकेट, तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट करने की बजाय कृपया करके उसे जनरल में कंसीडर कर लिया जाए। कैंडिडेचर रिजेक्ट करना बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है। तो इस पर चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हमने अब नया सिस्टम स्टार्ट करना है और उसके तहत ये होगा कि अभ्यर्थियों ने, किसी ने भी यदि कुछ लिख दिया और उसका फॉर्म जमा नहीं करवा पाया या गलत जमा करवा दिया, तो उसको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा सही जमा करवाने के लिए। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को ये पहली बात तो फॉर्म भरते हुए अपने जो जितने भी आपके फॉर्म्स हैं, कुछ भी हैं, वो सही संलग्न किया कीजिए पढ़ के ढंग से। यदि आप गलत करते हैं तो भी आपको 1 हफ्ते की विंडो मिलेगी उसको करेक्ट करके डालने के लिए। उसके बाद आप टाइम एक्सटेंड नहीं करवाएंगे कि अब हमें और टाइम दे दो जी, हमें पता नहीं था जी, हमें ये नहीं पता था कि हमें अब करना है, हमें नोटिस का पता नहीं रहा लगा, ये कुछ नहीं। आप डेली आप वेबसाइट विजिट करें और वहां पे देखते रहें, ठीक। और अगर मान लो आपने वो 1 हफ्ते की टाइम विंडो भी निकाल दी और आप नहीं उसको जमा करवा पाए, तो भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा। अब आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद मैंने ये पूछा कि ये कौन सा रूल है जहां पर 33 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं एक भर्ती के लिए, जैसे कि असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क में हुआ और असिस्टेंट मैनेजर में हुआ HSIIDC में। इस पर चेयरमैन साहब का कहना था कि इतने बुलाने के बाद भी हमें उन्हें योग्य कैंडिडेट नहीं मिले जिसके पास ये योग्यताएं हो।
तो जब योग्यताएं नहीं होती हैं अभ्यर्थियों के पास, मान लीजिए उन्हें 6 पोस्ट के लिए वो किसी का बता रहे थे कि उनको अभी तक वो 6 लोग नहीं मिले हैं, तो जब योग्यताएं नहीं होती हैं इसलिए तब वो ज्यादा लोगों को बुलाते हैं इसमें डीवी के लिए, ये उनका कहना था। नेक्स्ट मेरा पॉइंट था कि आप 5 ऑप्शन डालने वाले हैं नॉट अटेम्प्टेड का। नॉट अटेम्प्टेड के लिए क्या आप अलग से समय देंगे अभ्यर्थियों को 5 या 10 मिनट? तो उस पर चेयरमैन साहब ने रजामंदी, सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि 5 या 10 मिनट का समय दे दिया जाएगा उन अभ्यर्थियों को कि वो नॉट अटेम्प्टेड वाला 5वां ऑप्शन फिलअप करें। इसके साथ ये भी बात हुई कि यदि कोई उस ऑप्शन को नहीं फिलअप करता है तो क्या रहेगा। यदि कोई भी अभ्यर्थी उस ऑप्शन को नहीं फिलअप करता है तो उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेयरमैन साहब तो ये कह रहे थे कि उस एक क्वेश्चन के नंबर काट लेंगे या कुछ है, लेकिन इसमें मैं बहुत ज्यादा सख्त हूं और वहां पर जो मेंबर बैठे थे सैनी साहब वो भी इस चीज में बहुत सख्त हैं कि यहाँ पर उस अभ्यर्थी का कैंडिडेचर रिजेक्ट करना ही एकमात्र सोल्यूशन है, अदरवाइज उसकी शीट बाहर कोई और भर सकता है। तो हमें तो भैया तुम जहां बैठे हो ना, तुम जिस क्लासरूम में बैठे हो वहीं से ही तुम्हारी OMR पूरी कंप्लीट चाहिए। यदि आप 5th ऑप्शन नहीं फिल करते हो तो आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो जाएगा, आप उस जॉब के लिए कंसीडर ही नहीं होगा आपका कुछ भी। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, 5 ऑप्शन फिल करना है और उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट का। और मैंने कहा कि यदि कोई ऐसा नहीं करता है, मान लीजिए फिर भी खाली छोड़ के भेज देता है, कुछ भी है ऐसा, तो इन्विजिलेटर उसकी OMR क्रॉस कर दे या कैंसिल कर दे इन्विजिलेटर उसकी OMR। तो इस पर HSSC के मेंबर हैं सैनी साहब ही, उन्होंने कहा कि ऐसा हम इन्विजिलेटर के ऊपर कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं, इन्विजिलेटर को हम इतनी पावर्स या उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। वो जैसे ही शीट्स रिसीव होंगी, नीचे जो फर्स्ट स्टेज होती है स्कैनिंग, जब शीट्स की सबसे पहले होती है, तो उसमें वो ऐसी शीट्स जहां पर नॉट अटेम्प्टेड वाला फील्ड नहीं होगा उनको पहले ही साइड में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही रहेगा। इसके बाद रिस्पॉन्डिंग रिप्लाइंग टू कोर्ट केसेस इन टाइमली मैनर, ये था मेरा। कोर्ट केसेस बहुत सारे पेंडिंग है, चल रहे हैं, पिछली बार भी सर ने ये कहा था, लेकिन उसमें एक कोशिश करेंगे कि टाइमली मैनर में उसमें जवाब दें। अननेसेसरी लिटिगेशन से अवॉइड करने पर अब इनका फोकस है, तो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि आगे इतनी लिटिगेशंस फाइल नहीं होंगी। अगर ये डिटेल्ड रिजल्ट दे देते हैं या बीच में एडवर्टीजमेंट में कुछ चेंज नहीं करते हैं या कुछ या सारी सब कुछ बता देते हैं, सारा कुछ पारदर्शी मामला रखते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी होंगी नहीं लिटिगेशंस, थोड़े 1-2 मामले रहेंगे और वो अगर टाइमली मैनर में सॉल्व करते रहे तो बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट सिस्टम हो जाएगा HSSC का, यदि ये जो भी चीजें बोली हैं उन चीजों के ऊपर काम हो जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट मेरा था कि फी रिफंड कब करोगे। ग्राम सचिव, पटवारी, केनाल पटवारी, ये सब वो कैंसिल हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं, तो इसकी फी रिफंड कैसे की जाएगी। HSSC कह रहा था कि फी रिफंड करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये ट्रेजरी का मामला है, सरकार का मामला है, हरियाणा सरकार का, इसमें HSSC का कुछ नहीं है। लेकिन फी रिफंड के लिए एक तरीका अपनाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा उनके डिटेल्ड अकाउंट नंबर मांगे जाएं और उन अकाउंट्स में इनकी फी रिफंड की जाए। अब इसके ऊपर मैं खुद वो हूँ, असमंजस में हूँ कि ये कैसा होगा, लेकिन मुझे तो सारे मुद्दे बोलने थे, इसलिए मैं तो बोल के आई हूँ और इसलिए जो भी वहां से मुझे पता चला है वो सब मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता इसमें से कितनी चीजों के ऊपर ये संज्ञान लेंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी, लेकिन क्योंकि मैं अपना कर्तव्य समझ के करके आई हूँ तो लेट्स सी इसमें से क्या क्या होगा। उन्होंने कहा है कि क्लेम कर सकते हैं अभ्यर्थी, अपने अकाउंट डिटेल्स देंगे तो उनके अकाउंट में फी रिफंड हो जाएगी, 150-150 रुपए जो भी फॉर्म की फीस थी वो आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हरियाणा पुलिस से रिलेटेड, उसके बारे में मैंने पूछा कि कॉम्पिटिटिव, उसके बारे में मतलब सुझाव दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दैट मस्ट बी द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड प्लीज डोंट मेक इट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन बिकॉज दिस अंडरमाइंस दी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हायर क्वालिफिकेशन है उसको आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया ना बनाएं, वो केवल एक क्वालिफिकेशन रहे। जैसे
कांस्टेबल का पेपर 12वीं के लेवल का है, तो उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को अंक देने का क्या मतलब, ये अंक हटाए जाएं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को ऑलरेडी एज मिला हुआ है बाकी बच्चों से कि वो अच्छा ज्यादा पढ़े हुए हैं तो अच्छा पेपर करके आएंगे, लेकिन यदि कोई 12वीं के लेवल का पेपर है तो 12वीं के लेवल को एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन मानी जाए, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट को आप नंबर दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट को दे रहे हो, फिर पीएचडी को दे रहे हो, फिर साइंटिस्ट को दे रहे हो, फिर किसी को दे रहे हो, तो वो तो बनता ही नहीं ना, कोई मतलब नहीं बनती, फिर तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। तो इसके बारे में सहमति जताई है उन्होंने कहा कि सीएम साहब भी इसके ऊपर एग्रीड है, और हरियाणा पुलिस एक्ट में बहुत सारी चीजें, पंजाब पुलिस एक्ट में बहुत सारी चीजें चेंज करने वाले हैं, मतलब चेंज के लिए बोलने वाले कि हरियाणा पुलिस उससे अलग किया जाए और हरियाणा पुलिस के लिए अलग से एग्जाम और अलग से रूल्स बनाए जाए, जिसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंक ये ना जोड़ने के पक्ष में एचएसएससी भी है। इसमें 5 अंक एसईसी के सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के और 3 अंक एनसीसी के ही जोड़े जाएंगे, बस मैक्सिमम 8 अंक रहेंगे, ये रहेंगे इसमें। सोशियो इकोनॉमिक पे मैं महत्वपूर्ण यहाँ पे एक और देने वाली हूँ अपडेट थोड़ी देर में। तो मैक्सिमम 8 अंक रहेंगे, 20 अंक नहीं होंगे अब पुलिस में। तो लेट्स सी ये कितना इंप्लीमेंट होता है कितना नहीं होता है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट वॉज क्रिएटिंग अ डेटरेंस, that is punishing or blacklisting such candidates who involve in activities of impersonation, fraudulent, जो अपने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसका। कहने का अर्थ ये है कि जो भी अभ्यर्थी गलत अपनी डिटेल्स देते हैं, जानबूझकर गलत फॉर्म लगाते हैं, एससीसी के अंक गलत लेते हैं, या अपनी जगह पर किसी और अभ्यर्थी से पेपर दिलवाते हैं, इम्पर्सोनेशन करते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे अभ्यर्थियों को सजा मिलेगी तो इनको देखकर दूसरे अभ्यर्थी ये काम नहीं करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डेटरेंस क्रिएट करेगा दूसरों के मन में। नेक्स्ट है रिटन रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग गवर्नमेंट जॉब एज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर अवॉर्डिंग सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स, लिमिटिंग दीज मार्क्स टू ग्रुप डी पोस्ट ओनली। कहने का अर्थ ये है कि जो सोशियो इकोनॉमिक के अंक दिए जाते हैं उसमें कृपया करके जो कमीशन है वो गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को लिखित में रिकमेंडेशंस दे कि ये जो मार्क्स है वो गवर्नमेंट जॉब वाला जो क्राइटेरिया है इसमें से हटा दिया जाए। गवर्नमेंट जॉब वाले अंक, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला क्राइटेरिया ही हटा दो, उसमें जो अंक देते हो आप वो मत करो। किसी बच्चे को इसलिए पनिश मत करो कि उसके फादर ने कभी जॉब करी है, उसकी मदर ने करी है, या किसी ने भी उसके परिवार में उसके भाई ने करी है, तो ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, आप इसे हटा दें। जो असली जरूरतमंद है कि कोई ऑर्फन है चाइल्ड, कोई फादरलेस है चाइल्ड, या कोई विधवा है, उसको आप अंक दे सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब वाला बिल्कुल गलत है। कृपया करके आप ये रिकमेंडेशन दें, क्योंकि आपकी रिकमेंडेशन सरकार कंसीडर करेगी। इस पर उन्होंने ये कहा कि सरकार इस पर एडमेंट है कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ये यदि क्राइटेरिया होना चाहिए तो इसके अंक कम करें। मैंने कहा 5 अंक बहुत ज्यादा है, जिस पर चेयरमैन साहब ने क्लैरिफिकेशन दी है। आप ध्यान से सुने कि सोशियो इकोनॉमिक के अब अंक एक एक हेड के अंदर 2.5 हैं। 2.5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। कोई भी क्लेम करने को तो 14 अंक क्लेम कर ले, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, अब मैक्सिमम 5 अंक मिलेंगे। मतलब कि यदि किसी के परिवार में नौकरी नहीं है और यही उसका एकमात्र है तो उसे 2.5 अंक मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे। यदि कोई फादरलेस है, 45 की उम्र से पहले होगी, तो 2.5 अंक मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे। 5 मैक्सिमम अंक हो सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई है। हाँ, नेक्स्ट मेरा ये था कि आप स्टेटस अपडेट करेंगे, लीगल स्टेटस अपडेट करेंगे वेबसाइट पर जो भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट चल रही है। माने कि अभ्यर्थी बार बार पूछते रहते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, और अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है कि वो शायद वहां पर भर्ती अटकी हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट में अटकी हुई है भर्ती, तो इसलिए उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये अभ्यर्थियों को पता नहीं होता और अभ्यर्थी मानसिक तौर से तंग रहता है, हरास होता रहता है कि पता नहीं उसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसीलिए मैंने चेयरमैन साहब से कहा और वो इस चीज के लिए राजी है। उन्होंने कहा कि जो भी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स है उसकी स्टेटस अपडेट वेबसाइट पर रेगुलरली हो सकती है और वो इसको करेंगे। कैंडिडेट और यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाए, ये भी मेरी बात हुई थी कि आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली नहीं है, कैंडिडेट्स फ्रेंडली नहीं है, कृपया करके वेबसाइट अपग्रेड करें। सीईटी के मामले में क्या कहा गया, सीईटी के मामले पे हम बात करते हैं। सीईटी कब होगा, पहला सवाल। तो सीईटी जून में होगा। ये जो पहला वीक जून का बोल रहे हैं, सेकंड वीक जून का बोल रहे हैं, उसमें नहीं हो रहा है सीईटी, यूपीएससी से क्लैश हो रहा है, इसलिए सीईटी जून में ही होगा। और जून में मैंने सर से पूछा कि क्या
लास्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, तो उन्होंने उस पर सहमति जताई है कि हाँ सीईटी जून में ही हो रहा है, तो 3rd या 4th वीक मान के चले जून का कि सीईटी तब हो रहा है। दूसरा, सीईटी कौन करवा रहा है? सीईटी एनटीए करवा रहा है। 100% सीईटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रहा है, अब सीईटी एचएसएससी नहीं करवा रहा है। इस पर काफी देर तक बात हुई, लेकिन जो निकल के आया है निचोड़ वो बता रही हूँ। सीईटी 3rd या 4th वीक जून में हो रहा है और सीईटी एनटीए करवा रहा है। बस जो सीईटी का पहला चरण होगा, जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, जो पहला एग्जामिनेशन होगा उसको एनटीए करवाएगा। जो दूसरा एग्जामिनेशन होगा, जैसे ग्रुप सी के लिए, जैसे जेई के लिए एग्जामिनेशन है, जो सेकंड एग्जामिनेशन होगा ना, पहला तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो एचएसएससी करवाएगा, वो एनटीए नहीं करवाएगा। आप समझ गए? पहला एनटीए करवा रहा है, दूसरा एचएसएससी करवा रहा है। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस एचएसएससी के हाथ में नहीं है देना। ये जो प्रोसेस है ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से चल रही है। जैसे ही गवर्नमेंट से वहां से रजामंदी मिलती है वैसे ये सिलेबस वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो इस बात पर भी काफी चर्चा हुई थी कि समय बहुत ज्यादा कम रह गया है और आप कह रहे हैं सीईटी जून में होगा और बच्चों के पास सिलेबस नहीं है अब तक, तो ये बहुत गलत है। तो वो कह रहे हैं जल्द से जल्द ये सिलेबस वेबसाइट पर आएगा। टेक्निकल पोस्ट की जहां तक दिक्कत है, तो टेक्निकल पोस्ट की बच्चे बोलते रहते कि जेई भी सीईटी के थ्रू क्यों ले रहे हैं, तो वो बच्चे ध्यान से सुन लें कि जो पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो जनरल होगा, सबके लिए कॉमन रहेगा, वो एनटीए करवाएगा। जो दूसरा टेस्ट रहेगा जैसे जेई के लिए है उसका अलग से टेस्ट होगा, उसमें आपके जेई से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन पेपर अलग होगा। मान लीजिए फार्मेसी के लिए है तो वो अलग क्वेश्चन पेपर होगा, जो जेई के लिए वो अलग क्वेश्चन पेपर होगा। जो भी जिस भी ट्रेड का है उसमें उससे संबंधित 50% सवाल पूछे जाएंगे दूसरे चरण में। तो यहाँ पे टेक्निकल वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो ये है सीईटी का। उसके बाद हम आ जाते हैं वैकेंसीज के ऊपर। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की वैकेंसीज कब निकलेंगी? अब यहाँ पे ना एक तरीका है जो मैं समझने की कोशिश करके आई हूँ उनसे कि भाई हम इनसे पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, वो वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी आना एचएसएससी के हाथ में नहीं है, वैकेंसी वगैरह डिपार्टमेंट से आती हैं और उसको सीएस फाइनल करता है, सीएस ऑफिस, तब इनके पास आती है रिकमेंडेशंस, तब ये रिक्रूटमेंट निकाल सकते हैं। उससे पहले इनके हाथ में कुछ नहीं है। इनका काम है एग्जाम करवाना, इनका काम वैकेंसी ढूंढ के बताना नहीं है कि यहाँ पे इतने खाली हैं और अब हम इसका एग्जाम करवाएंगे। नहीं, इनको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से कि कब ये तुम्हारे पास ये वैकेंसी है और ये अब एग्जाम करवाना है और अब तक हमें ये कर्मचारी चाहिए। तो इनका काम केवल एग्जाम करवाना है। तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि पीजीटी कब आएगी, टीजीटी कब आएगी, पीआरटी कब आएगी, तो ये हमें हरियाणा सरकार से सवाल करना चाहिए कि कब आएंगी। हरियाणा सरकार इसमें सुस्त चल रही है, सीएस ऑफिस इसमें सुस्त चल रहा है कि वो लोग नहीं बता रहे हैं कि कब आएगा। पीजीटी के मामले में इन्होंने ये कहा कि नए रूल बन रहे हैं इसलिए ही टीजीटी वाली भर्ती अटक गई है और पीआरटी का अभी स्टेटस कुछ नहीं पता चल रहा है। शायद वो अनुबंध पे भर्ती वाला सारा कुछ सब कुछ सही हो कि वो अनुबंध पे भर्ती करना चाह रहे हैं, जिसको मैं उनके सामने बोल के आई हूँ अनुबंध कुछ नहीं है, सरकारी ठेका प्रथा है। मेंबर साहब ने एक ने बोला कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, तो वहां पर मैंने इनफैक्ट उन्हें काउंटर भी किया कि अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि आप अभी तो इन्हें ले लेंगे फिर बाद में यही बच्चे सड़कों पर झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे कि हमें पक्का करो। तो वो रेगुलर वाले जो बच्चे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो योग्यता लिए बैठे हैं, वो सफर करेंगे इस चीज में, उनका कुछ नहीं होगा और बैकडोर एंट्रीज हो जाएंगी। तो हम तो सिरे से इस चीज को नकारते हैं, सरकारी ठेका प्रथा को सिरे से इस चीज को गलत बोलते हैं। आपने करवाने हैं, आप रेगुलर एग्जाम करवाएं, आपने लेने आप रेगुलर बच्चे लें, भर्ती करें, ये सब ड्रामेबाजी ना करें। तो जहां तक पीजीटी का है, पीजीटी के नए रूल बनेंगे। पीजीटी में सोशियो इकोनॉमिक रिमूव हो चुका है, पीजीटी में ग्रुप बी की पोस्ट आ गई है। मेन कंटेंशन यही चल रहा है कि इसमें इंटरव्यू आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो वो ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, लेकिन उसे बड़ी चीज कोई मर्जी बना ले, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। तो लेट्स सी उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और ये चीज सीएस से आनी है, हरियाणा सरकार से आनी है, तो हम अपना फोकस चेंज कर देते हैं, हरियाणा सरकार से पूछते हैं सवाल, ठीक है ना। पीजीटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इशू, जो ये बच्चे लिख रहे थे कि उन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, पीजीटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इशू का एचएसएससी में किसी को कुछ नहीं पता है। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिपार्टमेंट्स ने रोक रखी है, एचएसएससी की तरफ से डिमांड जा चुकी है।
रिकमेंडेशन आपको मिल चुकी है। तो यहाँ पे कहाँ पे मामला अटक रहा है आपका, आप मुझे लिख के बताएंगे, आप मुझे ईमेल कर देंगे, मेरे ईमेल आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे लगातार पहले भी लिख रहे थे, तो ये मुझे बताएंगे क्योंकि HSSC के साइड से क्लियर हो चुका है, डिपार्टमेंट्स पे अटका हुआ है। पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट, पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट पूरा ओवरहॉल होगा पूरा। अब रिजल्ट दोबारा से बनेगा पूरा का पूरा। अब उसमें जो आपका परसेंटाइल और रो मार्क्स जुड़ के आ रहे थे ना, अब एक ही चीज में उसे कन्वर्ट करके निकालेंगे। लेकिन उसमें किस चीज की बात देखी जा रही है, उसमें देखी जा रही है कि कोर्ट इनको लिखित में दे दे। कोर्ट यदि लिखित में दे देता तो बहुत इजी हो जाएगा, यदि ये खुद से कुछ भी करते हैं तो थोड़ा मुश्किल प्रोसेस रहेगा। तो कांस्टेबल रिजल्ट वालों को थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आपका जो वो है एग्जाम है, जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आपके इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसलिए उसमें करने में टाइम भी लगेगा, डीवी दोबारा हो सकती है, बहुत सारी चीजें दोबारा हो सकती हैं, तो उसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी और उसमें इनका काम लगातार चल रहा है। उसमें जो मेरे ख्याल से 19 तारीख है शायद कोर्ट केस की डेट, उसकी भी बात देखी जा रही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम भी यहाँ पे देखते हैं कि जो चीजें बोली गई हैं कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं और उसको चेंज करना है, तो वो बहुत बड़ा रिजल्ट है, उसमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम भी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे जो कहा गया वो मैंने आपको बोल दिया है। स्टाफ नर्स वालों के लिए खुशखबरी है, स्टाफ नर्स का रिजल्ट जल्दी आने वाला है। इनफैक्ट 4-5 दिन में मुझे कहा है कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ जाएगा जल्दी से जल्दी। हम 4-5 दिन की बजाय 10 दिन मान लेते हैं। तो स्टाफ नर्स वालों का मैं ये कहना चाहूंगी, काफी समय से लोग वेट कर रहे हैं। इसमें भी कुछ इश्यूज थे, वो इश्यूज आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, शायद हरियाणा काउंसिल से कुछ रजिस्टर्ड कुछ नहीं मान रहे थे, कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन स्टाफ नर्स वालों का रिजल्ट का लास्ट स्टेज चल रहा है और आपका रिजल्ट ही प्रिपेयर होने वाला है, तो वो जल्दी आ जाएगा। राकेश सिहाग जी वेट करें, ये स्टाफ नर्स के बारे में मैंने बोला है कि आपका रिजल्ट मुझे बताया गया है कि बहुत जल्दी आ रहा है, तो हम मान के चलते हैं। मुझे 4-5 दिन बोला है, मैं कहती हूँ 10 दिन इसे मान के चल रहे हैं, 10 दिन के भीतर भीतर स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्लर्क वेटिंग और क्लर्क का जो रॉन्ग क्वेश्चन था, भाई क्लर्क वालों के लिए पूरा जो इसका मामला है वो ये है कि क्लर्क वालों का भी अभी कोर्ट केस में कोई तारीख है, उसमें कुछ फाइनल फैसला होने वाला है, शायद कुछ है। और क्लर्क वालों का जो 3 क्वेश्चंस का जो इशू था, पहले वो रिजॉल्व होगा। क्लर्क वेटिंग पहले नहीं लगेगी, पहले वो रिजॉल्व होगा। वो रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो वेटिंग वालों ने कुछ मैसेजेस मुझे कर रखे थे, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि भैया जो 3 क्वेश्चन गलत हैं उन्हें ठीक होना चाहिए कि पहले वेटिंग लगा दें। पहले 3 क्वेश्चन जो हैं उनको ठीक होना चाहिए ना। अब उसके बाद मैंने पूछा है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या जो बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो बाहर आ सकते हैं, तो उसमें उनका जवाब हाँ था। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, सुन लीजिए ध्यान से। पहले वो क्वेश्चन जो 1, 2, 3 जो भी हैं वो ठीक होंगे, फिर रिजल्ट चेंज होगा, कुछ अंदर वाले बच्चे बाहर आएंगे, कुछ बाहर वाले बच्चे अंदर जाएंगे, उसके बाद वेटिंग बनेगी और उसके बाद वेटिंग क्लियर होगी। वेटिंग पहले क्लियर नहीं हो सकती, आप कितना मर्जी बोलते रहें, पहले रिजल्ट ठीक बनना बहुत जरूरी है, वो चीज होगी। ग्रुप डी ESP ज्वाइनिंग, जो एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स का कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स की थी, न्यू ग्रेडेशन वालों की ज्वाइनिंग का इशू चल रहा था, वो रिजल्ट आने ही वाला था, लेकिन CS की तरफ से, CS ऑफिस की तरफ से वो रोका गया है। कारण उसका ये है कि नई ग्रेडेशन अभी भी बनने लग रही है बच्चों की, और नई ग्रेडेशन बनाने के लिए स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी है उन्होंने अप्रैल एंड का टाइम मांगा है कि नई ग्रेडेशन वो अप्रैल एंड तक बना के देंगे। और बच्चे भी इसमें ऐड होंगे नई ग्रेडेशन वाले, इसलिए ही इसको 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो ये मई तक चला गया है, मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कल कुछ अभ्यर्थी भी आए हुए थे स्पोर्ट्स पर्सन्स वाले, उनको भी मेरे सामने जब हम नीचे आ गए थे चेयरमैन साहब, तो उनको मेरे सामने चेयरमैन साहब ने यही बोला था और मुझे भी सर ने यही बोला है। तो आपका मई में चला गया, मई में आपकी होपफुली आ जाएगा ये रिजल्ट। फीमेल दुर्गा शक्ति के डिटेल्ड रिजल्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं, वो दिखाए जाएंगे। और दुर्गा शक्ति का जो DNT का इशू था, भाई DNT वालों को मैं कहना चाहूंगी कि DNT के 5 अंक इसलिए दिए जाते थे क्योंकि पहले वो किसी भी बैकवर्ड क्लास में नहीं आते थे। तो DNT क्योंकि अब बैकवर्ड क्लास में आ गए हैं, इसलिए वो 5 अंक वापस ले लिए गए हैं। वो गलती से पहले दिए जा रहे थे, उस गलती का अब सुधार हुआ है। ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल, ग्रुप डी डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल भी CS से आएगा तो ये कर देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। सारा कुछ ले देके ना CS ऑफिस पर चला जाता है कि वहां से कार्यवाही नहीं हो रही है, वहां से कार्यवाही हो तो यहाँ से कार्यवाही हो जाएगी।
किसका रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, कब आएगा, इसका मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं पता है इसके बारे में। चेयरमैन साहब भी बोल रहे थे कि ये रिजल्ट कब आएगा, वो रिजल्ट कब आएगा। अब अगर बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं भी नहीं बताता हूँ, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं हुआ। आ जाएगा रिजल्ट, विद टाइम आ जाएगा, पेशेंस रखिए। अच्छा, अब जो मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आप जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं वो ठीक नहीं बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट में बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से भर्तियां कोर्ट में लटकती हैं। पीजीटी संस्कृत एक इसका बहुत ही बड़ा ग्लेयरिंग उदाहरण है। पीजीटी संस्कृत का मुझे दर्द बहुत ज्यादा है। तो वो ऐसी आप गलतियां ना करें एडवर्टीजमेंट बनाने में। एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर ही सिलेक्शन होने चाहिए, और यहाँ पर जहां पर भी गलती हो रही है उसका सुधार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पे आगे पूरा पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसके ऊपर इनका कहना था कि इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करके एक डिपार्टमेंट बना दिया है अलग से, जहां पर अब अलग अलग जो जहां पर भी वैकेंसीज हैं वो आएंगी, उनकी रिकमेंडेशंस आएंगी, उसके आधार पर एक कॉमन एडवर्टीजमेंट बनेगी, और वो ढंग से डिपार्टमेंट से पूछ के, सारी चीजें पूछ के वो बनाई जाएगी, और उसी के आधार पर आगे भर्तियां होंगी। ये चीज आगे नहीं कंटिन्यू होगी। टीजीटी इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही किया गया, लेकिन टीजीटी इंग्लिश के मामले में एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि इनकी जो भर्ती है उसमें फैसला रिजर्व कर लिया है, और फैसला अभ्यर्थियों के हक में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं भी फिंगर्स क्रॉस करके इस उम्मीद पर बैठी हूँ कि बस इनके पक्ष में ये फैसला आ जाए और ये अभ्यर्थी मुझे मिठाई खिलाने अपनी ज्वाइनिंग की, बस ऐसा हो जाए। क्योंकि यदि ये हो जाता है तो पीजीटी संस्कृत के लिए भी उम्मीद एक बहुत बड़ी जागती है। तो हम देखते हैं इसमें क्या रहेगा, लेकिन जब तक इनका नहीं आता फैसला मैं विश्वास नहीं करती हूँ किसी पर भी। ठीक है, उम्मीद है, लेकिन उम्मीद किसी भी समय 100% भी हो सकती है और 0% भी हो सकती है। तो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर टीजीटी इंग्लिश। एसआई के मामले में आपके 7 क्वेश्चंस बता रहे थे कुछ प्रॉब्लम है। 5 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस के ऊपर एचएसएससी ने कदम लिया है। कोई इंग्लिश का क्वेश्चन है उसके ऊपर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। उसके बारे में जो इनका एक्सपर्ट डिसीजन लेगा उसी को ही लास्ट में मान्य माना जाएगा, उसी को ही सही माना जाएगा। एसआई के मामले में ऐसा है। सोशियो इकोनॉमिक का मैंने आपको बता दिया कि हर एक हेड के अंदर 2.5 अंक ही मिलेंगे, अब 5 अंक मैक्सिमम है। ओएमआर का जो नेल स्क्रैच का मैटर है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि बहुत ही साफ शब्दों में लिखा रहता है कि स्क्रैच मत करना, ऐसे रब मत करना उसे थूक लगा के, या किसी भी चीज से ऐसे पेन के पीछे से ऐसे वो खुरचना मत उसे, या लड़कियों के नाखून होते हैं उससे मत खुरचना, क्योंकि जो भी आपकी ओएमआर के ऊपर स्क्रैच वगैरह लगा होगा तो आपकी पूरी ओएमआर रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। छोटी सी चीज है, समझने में क्यों दिक्कत हो रही है सब अभ्यर्थियों को, ये चीज समझो भाई। अगर मान लो कुछ गलत भी मार्क हो गया तो 1 नंबर ही कटेगा, तुम उसको खुरच के दूसरा मार्क करके अपना पूरा ओएमआर ही रिजेक्ट करवा रहे हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं कोई, जब आपकी ये कंडीशन आपकी उसमें लिखी हुई है, ओएमआर के आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखी हुई है, आपके उस पे लिखी हुई है, रोल नंबर पे लिखी हुई है, तो उसको कैसे चैलेंज कर दोगे आप कोर्ट में? कोर्ट तो ये कहेगा ना, लिख तो रखा है इन्होंने कि आपकी रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने कोई थूक लगा के उसे नहीं मिटाना है, कोई नाखून के साथ उसे नहीं खुरचना है, पेन के साथ नहीं खुरचना, अपना कैंडिडेचर मत रिजेक्ट करवाओ इतनी छोटी बेवकूफाना हरकतों के ऊपर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई है, और मैं जितने मुद्दे मुझे पता थे, जितने मुद्दे मैं जानती थी, मैं सबके ऊपर बात करके आई हूँ। मैं बस आप लोगों से ये एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ढंग से फॉर्म भरेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरेंगे, सही उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आप ध्यान रखेंगे बहुत सारी चीज़ों का। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली हूँ तो मुझे कुछ अभ्यर्थी मिले हैं और उनकी प्रॉब्लम सुन के मैं हैरान थी। तो कमाल की गजब की प्रॉब्लम्स थी जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, कुछ जो शायद बोलने लायक भी नहीं है। उसमें एक लड़की थी, ये मैं देना चाहूँगी एग्जाम्पल। उसमें एक लड़की थी, उस लड़की के ससुर जी जॉब से रिटायर थे, पेरेंट्स की साइड से कोई नहीं था, वो दुर्गा शक्ति की कैंडिडेट थी लड़की।
उस टाइम पे आपके फादर मदर स्पाउस का कैलकुलेट हो रहा था, आपके सास ससुर का नहीं हो रहा था। विवाहित लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन उस लड़की को पता नहीं था, उसने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया और उसको 5 अंक नहीं दिए। उसको ये कहते तुम्हें 5 नंबर मिल सकते हैं। अब वो लड़की वो सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश कर रही है, देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। गलती उस लड़की की है, मैं ये नहीं कहूंगी कि गलती कमीशन की है। आपको वहां पे चौकन्ने रहना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था। उस लड़की का 3 और अन्य अतिरिक्त अंकों में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन उसकी बेवकूफी की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि मैंने कहा है कि आप कोशिश करो, शायद आपको कहीं ना कहीं कंसीडर हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट आ चुका है। तो आप ऐसी बेवकूफियां ना करें, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, एक बच्ची है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके ग्रेजुएशन के अंक नहीं जोड़े गए। तो ये जो चीजें है ना कि ग्रेजुएशन के अंक ना जोड़ना, सोशियो इकोनॉमिक के अंक ना जोड़ना, ये बहुत बड़ा इशू है। अब इस इशू के बारे में मुझे अंदर कुछ और कहा जाता है, बाहर अभ्यर्थी आकर कुछ और दिखा रहे हैं, वो चीजें हैं, तो वहां थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो यदि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपकी सुनवाई कहाँ होगी? कोर्ट में होगी। तो आप पहली कोशिश करें कि आप कमीशन जाके बोलें। आप पहली कोशिश करें कि आप लिखित में उनको देके आए, लिखित में उनसे डायरी नंबर सब कुछ लेके आए। आपको ये अपने तरफ से ये जो आपका काम है वो करना है, पूरा पढ़ लिख के जाना है कि किस किस को क्या क्या नंबर मिल रहे हैं। उनकी बात मत सुनो, वो तो कह देंगे हाँ भाई ससुर के नंबर नहीं मिलेंगे, और वो लड़की मतलब सुन के आ गई या कुछ भी है, या कुछ भी उनको बोल दे। तो ऐसे मत करो ना, तुम उनकी क्यों सुन के आ रहे हो? वहां जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे हैं, आपसे इंटेलिजेंट है क्या? कौन है वो? आप ही जैसे पढ़े लिखे होंगे ना जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनको ज्यादा पता है आपसे। आपको अपनी भर्ती के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए कि उन्हें आपकी भर्ती के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, आपको ये चीजें ध्यान देकर इन चीजों का समाधान खुद ही निकालना है भैया। आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं। आप लापरवाह हुए, आपने अपनी ज्वाइनिंग खो दी। एक और चीज पे चर्चा हुई कि उन्होंने कहा आ जाएगा। उन्होंने एक चीज बोली कि देखो रिजल्ट कब आएगा, ये बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि योग्य बच्चा ही नौकरी पे लगे, इसलिए चाहे 10 दिन की देरी हो, 20 दिन की देरी हो, महीने की देरी हो, हम चाहते हैं अच्छे से रिजल्ट दें, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उन्होंने मुझे बताया कि जब डीवी होता है तो हम डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से कलेक्ट करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से कलेक्ट होते हैं और वो डॉक्यूमेंट फिर आगे 3 बार चेक होते हैं। फर्स्ट चेक होता है, रीचेक होता है, री चेक होता है। तो वो 3 बार चेकिंग होती है उसकी, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। ये पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया मुझे कि ऐसे होता है। सेक्रेटरी मैडम ने बताया कि जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन बच्चों को लगता है अरे मेरा डीवी तो हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो इसलिए रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इसलिए अभ्यर्थी पेशेंस रखें इस चीज में, ये उन्होंने बोला। तो यहाँ पर मैंने उनको ये कहा कि आपकी बात भी हम समझते हैं, अभ्यर्थी भी समझते हैं, लेकिन बाहर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सीईटी का कुछ पता नहीं चल रहा है और जितनी भर्तियां थी वो रद्द हो चुकी हैं। बहुत बुरा हाल है। इसलिए आप भी अभ्यर्थियों को समझने की कोशिश करें कि नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपके ऊपर आस टिकी हुई है। तो आपके स्टाफ को एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, ये चीजें जल्द से जल्द देनी पड़ेंगी, जल्द से जल्द कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर वो सब सहमत है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी तरफ से गलती नहीं करनी है भाई, हमें अपनी तरफ से ठीक रहना है, फॉर्म ठीक भरने हैं, सारी चीजें हैं। वहां से एडवर्टीजमेंट ठीक आए, इसकी गारंटी मैं अभी तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये चीजें बोली और मैं आपसे रूबरू भी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं। ये मैं बोल के आ गई, उनसे बात होगी, लेकिन मैं आपको ये कन्वे ना करूं तो वो कल को ना करें तो हम क्या कह सकते हैं? अभी भी जो ये इतने सारे पॉइंट्स जिनके ऊपर रजामंदी हुई है, सहमति जताई गई है, कल को वो ना करें तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन यदि हम इसको कन्वे करते हैं तो उनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर बनता है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ ये चीजें बोली गई हैं और ये चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं तो ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक ऐसे से बनता है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती है मेरे भाई मेरी बहनों कि ये चीजें बोली गई हैं, गारंटी इस चीज की नहीं है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, जिसको भी जो प्रॉब्लम है। एचएसएससी कांस्टेबल रिजल्ट बात हो चुकी है। ग्रुप डी दिव्यांग कोटा, आई एम सॉरी इसके ऊपर बात नहीं हुई है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट इसको लिख लेती हूँ कि ये वाला चीज हमने कन्वे करनी है, दिव्यांग कोटा वाली। देखो जो मेन एक और चीज मुझे पता चली वो ये है कि बहुत सारी चीजें ना हरियाणा सरकार की तरफ से अटकी पड़ी हैं, सीएस ऑफिस में अटकी पड़ी हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारी बातचीत होनी चाहिए वो सीएस ऑफिस
सीएम साहब से होनी चाहिए। बस मैं ये समझती हूँ कि यदि सीएम साहब से को कन्वे किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन निकल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ बोली थी सोशियो इकोनॉमिक को लेके कि आप बहुत ही ज़बरदस्त एंटी मेरिट क्राइटेरिया है ये कि फीमेल कांस्टेबल का जो पहले रिजल्ट दिया था उसमें एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको सोशियो इकोनॉमिक के अंक ना मिले हो। तो उस पर चेयरमैन साहब ने बोला कि यही चीज उन्होंने कन्वे करी है आगे सीएम साहब को। तो सीएम साहब का ये कहना था तो कि तुम ये तो देखो कि इतने घरों में नौकरी मिल गई जहां नौकरी नहीं थी। तो वो दूसरे तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन उसी चीज को फिर ये मेरिट क्राइटेरिया में ले रहे हैं कि ये मेरिट के आधार पे हम भर्ती कर रहे हैं। वो तो ना बोलो कम से कम। तो वहां पे थोड़ा यहाँ ये जो है जो थिंकिंग पैटर्न ना बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है उनसे मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू मीट सीएम। लेट्स सी ये कब तक होता है। टीजीटी संस्कृत भर्ती, टीजीटी संस्कृत का मामला कोर्ट में चल रहा है और मेरे ख्याल से इनकी रद्द भी कर दी। तो मेरे ख्याल से देखते हैं कोर्ट इसमें क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे एचएसएससी तो कुछ नहीं कर सकता है। ये सारा सरकार के हाथ में है मामले। डिड एनी चांस ऑफ डेंटल सर्जन री एग्जाम, शुभम तोमर। शुभम जी जो न्यूज मुझे सुनने को आ रही है जो मतलब अभी तक एक्सप्लिसिटली बाहर नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं। अब मैं उनको पुख्ता नहीं कर सकती हूँ, उसके हिसाब से तो ये कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं। एचसीएस भी हो रहा है और डेंटल एग्जामिनेशन भी हो रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये पता चल रहा है। तो आप लोग अपनी कमर कस लो, तैयारी कर लो, कोर्ट जाना है। उस चीज में तो जाना ही जाना है। उस चीज में तो मैं कहूंगी आंदोलन प्रदर्शन भी करने हैं, मैं खुद खड़ी हो जाऊंगी एचपीएससी के आगे, क्योंकि उसमें जो निहित स्वार्थ है वो चेयरमैन और बाकी सब लोगों का दिखता है। तो वहां हम लोग झंडे उठा के खड़े हो जाएंगे। इनको वो रद्द करनी पड़ेगी हर हालत में। और ये जानबूझकर इसे खींच कर लेकर जाना चाह रहे हैं। जल्द से जल्द इसका रिजल्ट तो निकालेंगे, लेकिन उस समय पे निकालेंगे जब कोर्ट की छुट्टियां होंगी। कोर्ट की छुट्टियां होंगी ताकि आप लोग केस ना कर सकें, वेकेशन बेंच में चला जाए। वेकेशन बेंच में जूनियर एडवोकेट्स ज्यादा बैठते हैं जो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग देख के करते हैं। तो आपको भी अपना टाइम बचाना है, आपको पहले ही सारी तैयारी करके रखनी है। बोलते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो होप तो हमने लगा ली, लेकिन अब होप से मुझे नहीं लगता कि आगे ये कुछ कैंसिल हो रहा है। तो लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट मान के चलो नहीं कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। जो हफ्ता 10 दिन ये जो नोटिस निकालेंगे कि हम रद्द नहीं कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई हो रही है, एफएसएल ने कह दिया 18-20 बच्चों को निकाल के और एग्जाम करवा लो, ये नाटक होने वाला है बहुत जल्दी। तो ये नाटक होगा तो अगले दिन केस फाइल हो जाना चाहिए। इतनी तैयारी आपको करके रखनी है। टीजीटी पंजाबी की भर्ती कब होगी? आई डोंट नो कब होगी। विशाल गुज्जर, मैम सीटी बता चुकी हूँ। मेल कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा बता चुकी हूँ। फादरलेस बता चुकी हूँ। 2016 पीजीटी भर्ती में अब तक कैंडिडेट के नंबर बताए गए, इंटरव्यू के ना स्कोरिंग मार्क्स। इसके लिए आप लिखो ना उन्हें, वो आपकी चिट्ठियां पढ़ रहे हैं, आप लिखो उन्हें। और वो लोग क्या कहते हैं, रिसीविंग लिया करो। कोर्ट की हॉलीडे में है मैम, सो मेंस की डेट में। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ। वेकेशन बेंच आ जाए जब कोर्ट की हॉलीडेज हो जाए, जब देंगे ये जानबूझ के। 1 महीने में करवाने की कोशिश करेंगे, 1-1.5 महीने में। तो आपको अपनी तैयारियां भी कर लेनी है, ताकि आज नोटिस निकले तो कल केस फाइल हो जाना चाहिए कोर्ट में। उसमें हफ्ता 10 दिन मत लगाना, कोशिश करो। अब आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप लोगों को अब एचसीएस प्री वालों को, डेंटल सर्जन वालों को इकट्ठे होना है, एक प्लेटफॉर्म पे आने लग जाओ, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होगा आपका। ये कोर्ट केस कम नहीं होते हैं, सस्ते नहीं होते हैं। और अगर ये इतना बड़ा गुनाह करने वाले हैं कि इसको ये एग्जाम करवाएंगे, तो आपकी तैयारी पहले हो जानी चाहिए। तो आप प्लीज वो तैयारी कर लें। डिपार्टमेंट चेंज का पोर्टल का देखो, डिपार्टमेंट चेंज पोर्टल हो गया या कुछ भी हो गया, ये हरियाणा सरकार की तरफ से होगा, ये सीएस ऑफिस की तरफ से होगा। ये एचएसएससी नहीं करेगा। एचएसएससी को जिस दिन डायरेक्शन मिलेगी एचएसएससी उस दिन कर देगा, ये चेयरमैन साहब ने बोल दिया। एचपीएससी से बात कर ले, असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी से बात करनी पड़ेगी। पता है क्या, जो एचएसएससी और एचपीएससी है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। एचपीएससी के चेयरमैन अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद मौन है। एचएसएससी के चेयरमैन के साथ अच्छी बात यह है, और एचएसएससी के साथ भी, अब मैं बोलूंगी मेंबर्स के साथ भी बहुत अच्छी बात यह है कि ये लोग अब रूबरू हो रहे हैं, ये लोग बात कर पाते हैं। हम लोग इनसे बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है इनको अच्छे से बता पाते हैं, और ये लोग सुन भी रहे हैं। तो जहां सुनवाई होती है ना, इंसान सबसे पहले वहीं जाता है, वहीं की चीजें करने की कोशिश करता है। ये चीजें हैं।
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर HPSC का वो जो HCS रिजल्ट और डेंटल पे क्या बोलते हैं उसके ऊपर अभी मैं बिलीव करके चल रही हूँ, क्योंकि अभी वहां जाने का मतलब बेवकूफी होगा। वो कह देंगे कि भाई हमारी विजिलेंस की वो चल रही है, FSL की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे तो वो टरका देंगे, टाल देंगे। तो टालने वाली स्थिति में तो हम नहीं जा सकते ना। अभी तो वो कह देंगे हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में क्या है, हमें तो जो सरकार बोलेगी हम कर देंगे। सरकार किसको कहाँ से पूछिए, FSL से। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी ये लोग करने जाएंगे या करेंगे उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते ना। अभी हम कब बोल सकते हैं, जब ये कोई डिसीजन ले लेंगे तब, उस डिसीजन के अगेंस्ट या उस डिसीजन के फेवर में हम लोग बोल सकते हैं तब। PTI सड़कों पर धक्के खा रहे हैं 2 साल से। सड़कों पर धक्के तो मेरी भाई बहन जिन्होंने भी लिखा है, बहुत सारे बेरोजगार खा रहे हैं। हरियाणा का ऑलमोस्ट हर तीसरा या चौथा युवा सड़क पे धक्के खा रहा है, इतने बुरे हाल हो चुके हैं। PRT भर्ती में बात क्या डर, PRT भर्ती ये जितनी भी भर्तियां हैं, अगेन आई एम सेइंग कि CS ऑफिस से आएंगी और ये कर देंगे। ये जो भर्तियां हैं ये वहीं से नहीं आ रही है। तो वहां का जो नाटक मैं समझ रही हूँ वो ये है कि वो सारी सरकारी ठेका प्रथा के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। टीचर की भर्ती की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो अनुबंध पे जो ये बना है ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके थ्रू करवाने की कोशिश लग रही है मुझे। तो वहां पे जाके एक बार बात करनी पड़ेगी। वहां पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वहीं लेनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि आपके मन में क्या है कि ये भर्ती भी नहीं निकली है, ये भर्ती भी नहीं निकली है, इसके भर्ती के बच्चे पूछे, ये भी पूछे, और HSSC जाके खड़े हो रहे हैं। HSSC इज नॉट द राइट प्लेस इज CS ऑफिस। वहां जाके पूछा जाए कि आप लोग इतने सुस्त क्यों हो, हरियाणा में बेरोजगार युवा सड़कों पर धक्के खा रहा है, दिमाग खराब हो चुका है, बार बार HSSC से पूछ रहा है, चेयरमैन से पूछ रहा है, हर एक चीज कर रहा है, लेकिन गलती किसकी निकल रही है, आपकी। हरियाणा सरकार क्यों सोई हुई है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप निकालो भाई भर्तियां, वैकेंसीज हैं। आज मैं पढ़ रही थी कि भाई ये स्वास्थ्य विभाग में 36% पद खाली है। स्वास्थ्य विभाग में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इतने पद खाली हैं, आपको पता है पद खाली हैं, फिर भी आप वैकेंसीज नहीं निकाल रहे। आपसे एक एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाई जाती है, कमाल हो गई है। और एक और मैं खेल बताती हूँ, आप ये खेल भी सुनना। जब डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि आपके कितने पद खाली हैं, डिपार्टमेंट बता के नहीं देते, लटकाए रखते हैं। सरकार पूछती रहती है, पता नहीं अजीब सा ही सिस्टम चल रहा है, किसी की चलती नहीं, डिपार्टमेंट ना बता के दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अनुबंध पे भर्ती करने के लिए जब पूछते ना कितने पद खाली, फटाफट बता देते डिपार्टमेंट। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों पे बता देते हैं, रेगुलर वालों पे नहीं बताते हैं। कौन बेवकूफ है, हम बेवकूफ है, आप बेवकूफ हो, या हमें बेवकूफ बना रहे हो? ये सब खेल है और कुछ नहीं है। तो शिक्षकों की भर्ती के साथ ये बड़ा बुरा करने वाले हैं। आई कैन फील दिस बिकॉज HSSC के पास इसकी कोई अभी अपडेट नहीं है, HSSC को कोई रिकमेंडेशन नहीं गई है और वो दे नहीं रहे हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, बैकडोर एंट्री, और क्या होगा। ALM क्वालिफिकेशन प्रवीण शर्मा, इसके बारे में बोल चुकी हूँ, आप पीछे जाके इसको सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से सारे कवर हो गए हैं, जो भी था मैंने बोल दिया है। भाई मेरे से जितना होगा मैं उतना करने की कोशिश करूंगी। मैं बस यही चाह रही हूँ भर्तियां ठीक तरीके से हों, एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे वो सारी चीजें अच्छे से तरीके से निपट जाएं और कोई भी भर्ती कोर्ट में ना लटके, और जो भी बच्चों के सवाल हैं उनके जवाब ढंग से दिए जाए। और ये जो भी बेसिक सी चीजें हैं ना कि 25% हरियाणा जी के सब कुछ, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस हो जाए। ये मेरा मतलब मत है, ये मेरा मानना है और ये चीजें होनी चाहिए। लेट्स सी ये चीजें हो भी। बहुत लंबा हो गया वीडियो। आई जस्ट होप कि थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लैरिटी आई है चीजों को लेकर, ठीक है। और रिजल्ट भी मेरे ख्याल से इन प्रोसेस चल रहे हैं जो इनके पास हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आ जाएंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखो। कांस्टेबल वालों को ये कहूंगी कि आपका रिजल्ट बनने में टाइम लग सकता है, ये मैंने फील किया है वहां पे बैठ के। तो आपका रिजल्ट बनने में टाइम लग सकता है, तो इसकी वजह से प्रेशर टैक्टिक्स मत अपना लेना कि बस प्रेशर कर देते हैं, आंदोलन कर देते हैं, फलाना कर देते हैं तो तब आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है ओवरहॉल होने में, और वो ये चाह रहे हैं कि कोर्ट से डायरेक्शन मिल जाए। यदि इनका वकील कोर्ट में जाके कुछ नहीं बोलता है तब आपका आंदोलन प्रदर्शन करने का मतलब बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो, मैं यही कहना चाहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।